Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. I have already posted 2 academic videos which I promised for me and thank you so much for the response. और Sunday को मैंने जो special video post करी थी वो भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी useful लगी. So thank you so much. उसके नीचे कुछ comments भी आए हैं. I will definitely look into them. Today we'll do the topic of proxy section 105 of the Companies Act 2013 and आज का जो academic टॉपिक है ये भी बहुत यूजफुल होने वाला है बिकॉज प्रॉक्सी टॉपिक को लेके ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. मैं आपको आज एक्चुअली क्लैरिटी दूंगी कि प्रॉक्सी किस मीटिंग में एक्चुअली होते हैं, क्या होते हैं एंड क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए. एंड दैट्स इट. दिस वीडियो विल बी इनफ फॉर यू. डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाई आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Academy Plus class educator for CS. I teach CS ET and CS professional students. Please feel free to check the content I create and hit the subscribe button and the bell icon right next to it. Here on my YouTube channel, I guide CA, CS, CMA students so that they could actually, excel in whatever subject they want my help. Mostly in law, I extend my help mostly in law. So today Companies Act का एक बड़ा अच्छा सा section पढ़ेंगे 105. Personally, my favorite law is the Companies Act 2013. Let's start with it. जब बच्चों को प्रॉक्सी के बारे में बताया जाता है ना तो नॉर्मली क्या होता है, पहले बोर्ड मीटिंग पढ़ा देते हैं और उसके बाद जनरल मीटिंग पढ़ाने जाते हैं, फिर प्रॉक्सी की बात आती है. ठीक है, सब बच्चे सुन लेते हैं. फिर जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि प्रॉक्सी दोनों ही मीटिंग्स में होते हैं या दोनों मीटिंग्स में नहीं होते या कौन सी मीटिंग में. तो नॉर्मली मैंने बच्चों में ये कंफ्यूजन देखी है, तो सबसे पहले यही कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ. बोर्ड मीटिंग्स क्या होती हैं? वी एक्चुअली डोंट कॉल देम बोर्ड मीटिंग्स, इट्स मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. एज पर सेक्शन 173 वी शुड कॉल देम मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, करेक्ट. जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की. प्रॉक्सी कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स. अब ध्यान से सुनना, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं ना वो डायरेक्टर्स को ही अटेंड करनी पड़ती हैं. आपने पढ़ा होगा दैट वी आल्सो स्टडी इन सेक्शन 167 कि अगर 12 महीने तक डायरेक्टर विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस मीटिंग्स अटेंड नहीं करता बोर्ड की तो ऑटोमेटिकली उसका ऑफिस विकेट माना जाता है, राइट. अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक डायरेक्टर का मीटिंग को अटेंड करना कितना जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग ही वो जगह है जहां पे मेनली सारी चीजें हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं. तो एक डायरेक्टर के लिए बोर्ड मीटिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. सो देयर इज नो केस ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेटिव्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग में नहीं होते, राइट. बोर्ड मीटिंग में नहीं होते. अब बात करते हैं जनरल मीटिंग की, जहां शेयर होल्डर्स आते हैं. शेयर होल्डर्स दूर दूर रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जिनके पास शेयर्स होते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं. अब मान लीजिए कि वो शेयर होल्डर नहीं आ सकता तो अपनी जगह पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देता है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल प्रॉक्सी का ये होता है कि प्रॉक्सी सिर्फ जनरल मीटिंग में होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेयर होल्डर्स के या मेंबर्स के. Members is a better word. I always tell students to use the word member rather than shareholder because real owners हम members को ही मानते हैं जिनके नाम actually register of members में लिखे गए होते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट जो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ने के बाद भी आई फील कि ये छोटा सा पॉइंट है जो बच्चे नहीं समझ पाते एंड कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आई बिलीव कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा. दूसरी चीज, प्रॉक्सी का सेक्शन जरूर याद रखो 105, राइट. प्रॉक्सी कौन होते हैं? अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर. सी, मेंबर और शेयर होल्डर में यही फर्क होता है. मेंबर होते हैं द शेयर होल्डर्स हुज नेम्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और इन्हीं को हम रियल ओनर्स मानते हैं. तो आप भी कोशिश करा कीजिए कि मेंबर ही वर्ड यूज करो. टू अटेंड एंड टू वोट. टू अटेंड एंड टू वोट. प्रॉक्सी जो है वो जनरल मीटिंग में जा सकता है, उसे अटेंड कर सकता है एंड वोट कर सकता है. टू अटेंड एंड टू वोट. मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों से हाईलाइट किया. इन द एब्सेंस ऑफ अ मेंबर एट द मीटिंग इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी. अगर मेंबर मीटिंग में नहीं जा सकता तो प्रॉक्सी जाता है. प्रॉक्सी एक तरीके से एजेंट होता है मेंबर का एंड प्रॉक्सी एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है. बेसिकली आई विल टेल यू, प्रॉक्सी जो वर्ड है ना, टू योर सरप्राइज प्रॉक्सी वो पर्सन को भी हम बोल देते हैं, ठीक है, जो कि एक एजेंट है या जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है. एंड प्रॉक्सी हम उस इंस्ट्रूमेंट को भी बोलते हैं, उस फॉर्म को भी बोलते हैं. प्रॉक्सी हम उस
फॉर्म को भी बोलते हैं जिसे फिल करता है वो पर्सन, वो रिप्रेजेंटेटिव जिस फॉर्म को फिल करता है उसे भी हम प्रॉक्सी ही बोलते हैं। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन मत रखना, दोनों को ही हम प्रॉक्सी बोलते हैं, ठीक है, दोनों को ही हम प्रॉक्सी बोलते हैं। अब वो अटेंड भी कर सकता है मीटिंग को, वो वोट भी कर सकता है। अब आप बार बार बोलोगे कि ऐसे क्यों लिखा गया, ऐसे इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो अटेंड कर सकता है और वो वोट कर सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता मीटिंग में, ठीक है, वो बोल नहीं सकता। अगर वो बोले अरे मेरे को कुछ बोलना है, ही कांट। प्रॉक्सी कैन ओनली अटेंड एंड वोट, ही हैड्स नो राइट टू स्पीक। उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो बोले नहीं मुझे इस बात में बोलना है। अगर जो मेंबर है वो जाता है वो तो कभी भी कुछ भी बोल सकता है, वो अपना ओपिनियन रख सकता है, प्रॉक्सी नहीं रख सकता। सबसे पहला पॉइंट, राइट। अब प्रॉक्सी को अपॉइंट कौन करता है? ऑफ कोर्स वो मेंबर करता है, ठीक है। कोई भी मेंबर जो ये चाहता है कि भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे बिहाफ पे कोई और चला जाए, वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। SS2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 जो कि जनरल मीटिंग्स के ऊपर है, वो फर्दर कहता है कि एक मेंबर जो है वन और मोर प्रॉक्सीज को can appoint one or more proxies to attend and vote instead of himself। हाँ बिल्कुल, एक या एक से ज्यादा प्रॉक्सी वो अपॉइंट कर सकते हैं। एंड अ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर। नॉर्मली या मोस्टली सारी ही कंपनीज के लिए प्रॉक्सी का मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट अ सेक्शन 8 कंपनी। एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये प्रोविजन है कि प्रॉक्सी मेंबर ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी कंपनीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्रॉक्सी बन सकता है, लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है, उस केस में प्रॉक्सी मेंबर ही होना चाहिए। अब एक जो प्रॉक्सी है ना, एक प्रॉक्सी जो होता है वो 50 मेंबर से ज्यादा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। एक प्रॉक्सी है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो प्रॉक्सी बनना चाहता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है 50 मेंबर्स का, वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है 50 मेंबर्स का। लेकिन मेन पॉइंट इसमें यह है कि जो 50 मेंबर्स हैं ये टोटल में 10% से ज्यादा शेयर्स नहीं हेल्ड कर रहे, ठीक है। ये टोटल में 10% यानी कि इन 50 मेंबर्स की जो शेयर कैपिटल है मिला के वो 10% से ज्यादा नहीं है, 10% से कम है। आई विल रिपीट, एक पर्सन 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है, एक पर्सन 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है, प्रोवाइडेड कि उन 50 मेंबर्स की शेयर कैपिटल को जब हम एड अप करेंगे, जब हम टोटल करेंगे, तो वो 10% ऑफ द टोटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट कोई बच्चा नहीं पढ़ता, इसलिए उनको कंफ्यूजन रहती है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर बाई चांस वो 50 मेंबर्स 10% से ज्यादा हैं तो वो नहीं बन सकता, वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स का बन सकता है जो 10% के बीच में आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। However, a member, अगर एक मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है, उसके पास 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, उस केस में एक ही पर्सन प्रॉक्सी बनेगा और वो फिर किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है, उसके पास 12% की शेयर होल्डिंग है, तो इसके लिए एक इसने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया मिस्टर सी। ये जो मिस्टर सी है ना, ये मिस्टर ए का ही प्रॉक्सी रहेगा क्योंकि मिस्टर ए के पास 10% से ज्यादा, अकेले ही 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और ये जो सी है ये किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। ये जो सी है ये मिस्टर ए का ही प्रॉक्सी रहेगा, किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा, राइट। अब कई बार क्या होता है, अगर 50 मेंबर से ज्यादा हो गए, मैम तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, आप प्रॉक्सी को बोलो कि कोई भी 50 मेंबर्स वो चूज कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था वो 50 मेंबर से ज्यादा का प्रॉक्सी बना हुआ है, उसको बोला ऐसा करो 50 मेंबर्स आप चूज कर लो। एंड बाय चांस वो कहता नहीं मैं तो कर नहीं सकता हूं, तो कोई बात नहीं, कंपनी सिर्फ फर्स्ट 50 मेंबर्स को ही वैलिड करेगी, सॉरी, कंपनी सिर्फ फर्स्ट 50 प्रॉक्सीज को ही वैलिड करेगी। अब आप बोलोगे मैम फर्स्ट 50 प्रॉक्सीज, अभी तो एक ही प्रॉक्सी की बात हो रही है, ये तो देखो एक ही प्रॉक्सी है, ये पर्सन है, ये पर्सन वाला प्रॉक्सी है, ये इंस्ट्रूमेंट वाला प्रॉक्सी है। द कंटेंट दैट आई एम टीचिंग फ्रॉम, इट इज द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएसआई का ये स्टडी मटेरियल है, बट ये टॉपिक सीए सीएस सीएमए किसी भी आपको उसमें है, क्या कहते हैं, किसी भी लाइक लॉ के, कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में है, चाहे सीएमए सीएमए में या सीएस में, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स वेरी वेरी यूजफुल, राइट। सो पर्सन, जो पहला प्रॉक्सी है वो पर्सन है, जो दूसरा प्रॉक्सी है इंस्ट्रूमेंट है, तभी मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इन एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग विच हैज अ शेयर कैपिटल या आर्टिकल्स फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी देयर शैल अपीयर अ रीजनेबल प्रोमिनेंस स्टेटमेंट दैट प्रॉक्सी इज अलाउड। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब नोटिस जाता है ना मीटिंग का, नोटिस जब मीटिंग का जाता है उसमें बड़ा ही रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ ये लिखा जाना चाहिए कि प्रॉक्सी अपॉइंट किया जाता है एंड प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर।
प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी, वो तो हमने देख लिया। रीजनेबल प्रोमिनेंस, यहाँ पे मेन वर्ड है रीजनेबल प्रोमिनेंस। इसका मतलब क्या हुआ? कभी आपने वो म्यूचुअल फंड वाली वो देखी है ना एड देखी है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई से नीचे छोटा सा एस्ट्रिक मार के लिखा होता है, विच इज लाइक वो देखे ना देखे कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है जब आप नोटिस भेजते हो ना, रीजनेबल प्रोमिनेंस मतलब देखते से सामने दिखे, अरे हाँ छुपा नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है प्रॉक्सीज आल्सो, दैट इज नॉट देयर। नोटिस के बीच में बहुत ही रीजनेबल प्रोमिनेंस, यानी कि अगर एक कॉमन पर्सन उस नोटिस को देखता है, वो बहुत प्रोमिनेंटली फाइंड आउट, अरे प्रॉक्सी अलाउड है, यू नो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रीजनेबल प्रोमिनेंस, राइट। लीगली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल प्रोमिनेंस या प्रोमिनेंटली होता है कि हमें देखने से ही दिख रहा है, कहीं छुपा नहीं हुआ, कहीं जैसे छोटा मोटा लिखा नहीं है कि दिखा दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा, नहीं, इट इज इंटेंशनल के जिसके पास वो नोटिस जाए उसे समझ आना चाहिए कि प्रॉक्सी अलाउड है, ओके। और अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, देन एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज, 5,000 की पेनल्टी उसे लगेगी। क्या प्रॉक्सी नहीं कर सकता? डिसेबिलिटीज, राइट टू स्पीक बिल्कुल नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला, वो चाहे मैं अपना ओपिनियन दूंगा, नहीं दे सकता, ठीक है। ही हैज ओनली राइट टू अटेंड मीटिंग एंड राइट टू वोट। और मजे की बात यह है कि अगर बाई चांस उन्होंने शो ऑफ हैंड से वोटिंग करा ली ऐसे ऐसे करके, तो वो नहीं कर सकता। ही कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स, ही कैन नॉट वोट, राइट। एंड प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। कोरम जो शुरुआत में काउंट करी जाती है उसमें भी प्रॉक्सी काउंट नहीं होता। तो डिसेबिलिटीज प्रॉक्सी की 3 है। एक तो उसे बोलने नहीं दिया जाता, ही हैज नो राइट टू स्पीक। नंबर 2, ही कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। अगर बाई चांस शो ऑफ हैंड्स की वोटिंग हो जाती है, जो कि बहुत कम होती है बट हो सकती है, उसमें वो वोट नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, कोरम के लिए वो काउंट नहीं होता, राइट। इसके राइट्स क्या हैं बेचारे के? क्या राइट्स होंगे? बस वो अटेंड कर सकता है मीटिंग को, एंड ही हैज राइट टू वोट ओनली ऑन अ पोल। जब पोल होता है तब वो वोट कर सकता है, इफ एलिजिबल 109। तो बेसिकली पोल के अंडर ही मोस्टली वोटिंग होती है। मेन यही है कि वो शो ऑफ हैंड्स के लिए वोट नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस देखो ऐसे होते हैं, एक तो देखो अगर सेक्शन 8 कंपनी की हम बात करते हैं तो उस केस में प्रॉक्सी सिर्फ मेंबर हो सकता है, कोई आउटसाइडर या कोई और पर्सन प्रॉक्सी नहीं हो सकता। अगर एक पर्सन यू नो प्रॉक्सी बन गया ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 50 मेंबर्स, ठीक है, एंड होल्डिंग मोर देन 10% शेयर्स, ठीक है, ही कांट डू दैट। जो मैंने अभी आपको बताया कि मोर देन 50 मेंबर्स का भी नहीं हो सकता एंड मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल का नहीं हो सकता। बेसिकली दोनों का ही नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे मैंने देखे स्ट्रगल करते हैं इस बात से, सिर्फ वो ये देखते अरे 50 मेंबर्स का नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे? 50 मेंबर्स जिनका एग्रीगेट 10% से ज्यादा ना हो। अगर यही 10% से ज्यादा होगा तो ये नंबर आपको कम करना पड़ेगा। तो दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है। और तीसरी चीज, अगर कोई एक ही मेंबर है जिसके पास 10% से ज्यादा का शेयर कैपिटल है, तो जो पर्सन उसका प्रॉक्सी बन गया वो उसी का रहेगा, फिर वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, ठीक है। टाइम लिमिट कितनी होती है प्रॉक्सी फॉर्म्स की? प्रॉक्सी टाइम लिमिट कितनी होती है प्रॉक्सी फॉर्म्स की? प्रॉक्सी फॉर्म्स की टाइम लिमिट होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग आ जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वेरिफिकेशंस होती हैं, उन्हें भी चेक करना होता है। तो 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग आ जाना चाहिए। इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, एनी प्रोविजन contained in the articles requiring a longer period than 48 hours shall have effect as if a period of 48 hours had been specified। इसके ऊपर ना बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो जानबूझ के बोलते हैं 40 नहीं 72 आवर्स लिख दिया, आर्टिकल्स में 60 आवर्स लिख दिया। सेक्शन में कैटेगोरिकली ये बात लिखी गई है कि आर्टिकल्स जो मर्जी बोले, आर्टिकल्स अगर 48 आवर्स से ज्यादा लिख रहे हैं डजंट मैटर, हम उसे 48 आवर्स ही कंसिडर करेंगे। सो आर्टिकल्स अगर इस 48 आवर्स के नंबर को बढ़ा भी देते हैं तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। 48 आवर्स ही रहते हैं, राइट। दिस पीरियड ऑफ 48 आवर्स विल बी काउंटेड। अगर कुछ ज्यादा भी लिखा ना तो भी हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि वो 48 आवर्स ही है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे लिखा जाता है कि यू नो प्रॉक्सी का टाइम लिमिट बढ़ा दिया और वो बड़े हुए टाइम लिमिट को फॉलो करें, नहीं, बड़े हुए टाइम लिमिट को फॉलो नहीं करना, 48 आवर्स को ही फॉलो करना है। सेक्शन कहता है अगर ज्यादा लिखा गया हम उसको आंखें बंद करके 48 आवर्स ही पढ़ेंगे, ओके। सो 48 आवर्स ही रेलेवेंट है। हाँ, प्राइवेट कंपनी के केस में प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 105 अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनीज के केस में आर्टिकल्स के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट अगेन लाइकवाइज आई टोल्ड यू, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनको थोड़ी ज्यादा ही छूट होती है, तो प्राइवेट कंपनीज केस में हो सकता है।
अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें जिनमें ई वोटिंग है, देन देयर इज नो नीड ऑफ प्रॉक्सी। देखो ना, ई वोटिंग के केस में क्या जरूरत है प्रॉक्सी की, मुझे बताओ, जब घर से ही वोट करना है। फर्दर, टिल द परमिशन इज इन प्लेस एंड द कंपनीज कंडक्ट देयर शेयर होल्डर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ईवीएम्स, तो पर्सन जो है वो लॉग इन कर लेता है, उसके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने CSET या कोई भी पेपर आपने ऐसा दिया हो तो आप लॉग इन कर लेते हो, तो प्रॉक्सी एक्चुअली रेलेवेंट रहा ही नहीं है, ठीक है। इन द इवन वर्चुअल मीटिंग के केस में प्रॉक्सी की रेलेवेंसी होती ही नहीं है। देन कम्स द फॉर्म, प्रॉक्सी फॉर्म नंबर होता है MGT 11, इसको जरूर आपने याद रखना है, ठीक है। इट नीड्स टू बी इन राइटिंग, साइंड बाय द अपॉइंटर ऑफ और अटॉर्नी, ड्यूली ऑथराइज। अगर खुद मेंबर खुद कर दे बहुत बढ़िया, वरना अटॉर्नी, अगर वो पावर किसी और को दे चुका है तो अटॉर्नी साइन करेगा। अगर अपॉइंटर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में सील लगेगी कंपनी की, या फिर ऑफिसर और एन अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज वो साइन कर सकता है, ठीक है। एंड इट शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट फेल्स टू कंप्लाई एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो MGT 11 आपको जरूर याद रखना है। अब थोड़ा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या कहता है। सबसे पहले सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हमें बताता है डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सीज, अगेन सेम है, 48 आवर्स से पहले नहीं होना चाहिए। हाँ, इट शैल इवन बी एक्सेप्टेड इवन ऑन अ हॉलीडे, अगर लास्ट डे हॉलीडे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना कि लीगल केसेस में अगर हॉलीडे आ जाती है तो हम कहते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे में आ जाओ, इसमें सारी हॉलीडेज इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसमें कोई हम ये नहीं मानते कि अरे एक दिन जिस दिन हॉलीडे आ रहा है उससे अगले दिन नहीं, भले ही हॉलीडे है उसी दिन एक्सेप्ट होगा, और हॉलीडेज बीच में काउंट होती हैं। रिकॉर्ड प्रॉक्सी का रखना बहुत जरूरी है, प्रॉक्सी को क्रोनोलॉजिकली रजिस्टर में आपको रिकॉर्ड करना है, और अगर आप रिजेक्ट करते हो तो रिमार्क्स कॉलम में बताना है कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंट शैल बी, अपॉइंटर साइन कर दे, अटॉर्नी साइन कर दे, कंपनी है तो उसका कंपनी का सील लगा लो, या ऑफिसर या अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज साइन कर ले, ठीक है। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, पूरी तरीके से भरा होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए। तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। वैलिडिटी के लिए प्रॉक्सी वैलिड होना चाहिए। वो वैलिड कैसे होगा? ड्यूली वर्ड बहुत जरूरी होता है। ड्यूली होता है प्रॉपरली या लीगली, ठीक है। प्रॉपरली या लीगली को हम ड्यूली बोलते हैं अपने लॉ में। दैट मीन्स सही तरीके से वो भरा होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए एंड साइन होना चाहिए, एंड इट इज वैलिड ओनली इफ प्रॉपरली स्टैम्प्ड। अगर प्रॉपरली स्टैम्प होता है तभी वो वैलिड है। अगर वो अनस्टैम्प्ड निकला या इनएडिक्वेटली स्टैम्प निकला, द कंपनी कंसिडर इज एट इनवैलिड, और वो उसे कैंसिल कर सकती है। तो एक चीज बड़ा ध्यान देना है कि वैलिड प्रॉक्सी होना बहुत जरूरी है। अगर वो अनस्टैम्प्ड है या इनएडिक्वेटली स्टैम्प्ड है तो कंपनी उसे कैंसिल कर सकती है। प्रॉक्सी होल्डर को मीटिंग के टाइम पे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने की जरूरत है, बिल्कुल है। ऑथोराइज्ड पर्सन, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक ऑथोराइज्ड पर्सन है किसी बॉडी कॉर्पोरेट का या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नर का, होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी में अपॉइंट प्रॉक्सी अंडर हिज सिग्नेचर, वो भी प्रॉक्सी जो है अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर बॉडी कॉर्पोरेट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर। द प्रॉक्सी विच डज नॉट स्टेट द नेम ऑफ प्रॉक्सी, हाँ नाम नहीं है तो भी वो इनवैलिड है। ऑल्सो अनडेटेड प्रॉक्सी भी इनवैलिड है। अनस्टैम्प्ड, अनडेटेड, अननेम्ड, ये सारे इनवैलिड है, अलाउ नहीं किए जाएंगे। अच्छा, अब कभी कभी मेंबर्स जो है मल्टीपल प्रॉक्सीज लगा देते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में कौन सा वैलिड रहता है? उस केस में वैलिड रहता है जो एकदम लास्ट होता है, ठीक है। मल्टीपल प्रॉक्सीज के केस में पर्सन ने बहुत सारी प्रॉक्सीज, लास्ट यानी कि लेटेस्ट डेट, मीटिंग के पास जो डेट रहेगी ना, मीटिंग के एकदम क्लोज डेट जो रहेगी, जो 48 आवर्स से पहले ऑफ कोर्स, वो ही डेट हम कंसिडर करेंगे। मेन इसमें पॉइंट आता है MGT 11 इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। हाँ, हर मेंबर अगर वो चाहे तो वो प्रॉक्सी रजिस्टर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, जो भी प्रॉक्सीज लॉज हुए हैं वो इंस्पेक्ट कर सकता है मेंबर, लेकिन उसके लिए उसे 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 3 days नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी को 3 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो उसे जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सच इंस्पेक्शन कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग बिगिनिंग 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मीटिंग से 24 घंटे पहले वो इंस्पेक्शन कर सकता है, बिजनेस आवर्स में आके कर सकता है, नो प्रॉब्लम। एंड अ फ्रेश रिक्विजिशन कंफर्मिंग ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट शैल बी गिवन फॉर प्रॉक्सीज इन केस ओरिजिनल मीटिंग इज एडजर्न्ड। इन केस ओरिजिनल मीटिंग जो हुई वो एडजर्न हो गई, अब वो पर्सन कह रहा है, वो मेंबर कह रहा है नहीं मैं तो एडजर्न्ड मीटिंग के प्रॉक्सीज को भी इंस्पेक्ट करूंगा, तो उसके लिए उसे फ्रेश रिक्विजिशन लानी पड़ेगी, ठीक है, मतलब दोबारा फाइलिंग करनी पड़ेगी। रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी, रेवोकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी आ गया, ठीक है, मेंबर को लग रहा था अरे मैंने तो किसी की शादी में जाना है, बट बाद में प्लान कैंसिल हो गया, मेंबर भी आ गया, तो जब मेंबर आ गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी रिवोक हो गया, ठीक है। जब मेंबर आके मीटिंग में बैठ गया तो प्रॉक्सी को हम वोट करने नहीं देंगे, मेंबर वोट करेगा। बट बाई चांस प्रॉक्सी ने वोट कर दिया,
और मेंबर बाद में आया, फिर बिल्कुल मेंबर को आप निकाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको दोबारा वोट करने नहीं दोगे, ठीक है। प्रॉक्सी ने वोट कर दिया उसको, उसके बाद हम उसको वापस नहीं ले सकते, राइट। देन इफ प्रॉक्सी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर ओरिजिनल मीटिंग एंड इफ इट इज एडजर्न्ड, देन फॉर एडजर्न्ड मीटिंग ही रिवोक्स द प्रॉक्सी गिवन फॉर द ओरिजिनल मीटिंग, यानी कि अगर वो एडजर्न मीटिंग में कोई और प्रॉक्सी आ गया तो ऑटोमेटिकली वो रिवोक हो जाएगा। जो लेटर डेट में आ गए मल्टीपल डेट्स में, तो पहले वाले ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएंगे। अब इफ अ प्रॉक्सी इज वैलिड अंटिल रिटन नोटिस ऑफ रेवोकेशन हैज बीन रिसीव्ड, अगर मेंबर ने रिटन नोटिस दे दिया तो भी वो रिवोक हो जाएगा। एंड अनडेटेड नोटिस ऑफ रेवोकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, हाँ अनडेटेड नोटिस नहीं लिया जाएगा। एंड सबसे मजेदार बात कि जब 2-3 मेंबर्स होते हैं ना, तो उस केस में जिस मेंबर ने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया वही मेंबर उसको रिवोक कर सकता है, राइट। जॉइंट मेंबरशिप के केस में अगर ए बी सी हैं और ए ने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया था तो ए ही दोबारा नोटिस लिख के देगा जिसमें वो उसे रिवोक करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड प्रॉक्सी नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, रेवोकेशन के टाइम में प्रॉक्सी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विद दिस वी एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रॉक्सी। तो आप यहां देख सकते हो सेक्शन 105 में ओनली अ मेंबर कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी एंड ही नीड नॉट टू बी अ मेंबर एक्सेप्ट section 8 company. Same person cannot be appointed for more than 50 members also holding not more than 10% of the share capital. Proxy not to be counted as quorum, not just quorum, he has no right to speak. He has no right to speak and not allowed to vote on show of hands. इंस्ट्रूमेंट जो है वो 48 आवर्स पहले दे देना है, विच इज MGT 11, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ये प्रॉक्सी के बारे में सारी मेन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड आई होप कि प्रॉक्सी से रिलेटेड जितनी भी सेक्शन में आपको दिक्कतें थी 105 में वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। एंड यस, इफ दिस वीडियो यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like the video itself, share it with your friends and subscribe to my channel, and I'll see you super soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.